नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। और दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो अनीक का पर्यायवाची होता है वो कौन सा होता है, तो दोस्तों वो होता है सेना। यानी दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब दोस्तों अनीक के अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, तो दोस्तों अनीक के अन्य पर्यायवाची होते हैं, एक होता है दोस्तों दल भी अनीक का पर्यायवाची होता है। दोस्तों कटक, कटक भी किसका पर्यायवाची होता है, अनीक का पर्यायवाची होता है। और दोस्तों अनी, अनी भी किसका पर्यायवाची होता है, तो दोस्तों वो अनीक का पर्यायवाची होता है। दोस्तों बात करें अर्जुन, अर्जुन के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों एक होता है पार्थ, क्या होता है, पार्थ होता है। और दोस्तों एक धनुजय होता है, कौन सा होता है, धनु जया अनीक का पर्यायवाची होता है। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट गुड़ाकेश, गुड़ाकेश ये भी किसका पर्यायवाची होता है, दोस्तों ये भी अर्जुन का पर्यायवाची होता है। दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों एक होता है पावक, पावक भी अग्नि का पर्यायवाची होता है। दोस्तों अनल, अनल किसका पर्यायवाची होता है, वो भी अग्नि का होता है। और दोस्तों दहन, दहन भी किसका पर्यायवाची होता है, वो भी अग्नि का होता है। दोस्तों बात करें घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, तो दोस्तों अश्व, अश्व तो दोस्तों होता है, ये तो सब जानते हैं। दोस्तों तुरंग, तुरंग किसका पर्यायवाची होता है, घोड़े का होता है। असव, असव दोस्तों मैंने लिखवा दिया है। और दोस्तों घोटक, दोस्तों घोटक भी किसका होता है, घोटक, घोटक भी किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, तो दोस्तों ये भी असव का पर्यायवाची होता है, आपको इनको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का अर्थ बताइए। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो दोस्तों आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो अभिज्ञ होता है उसका अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों उसका अर्थ होता है जानकार। और दोस्तों जो अनभिज्ञ होता है उसका अर्थ क्या होता है, ना जानकार। तो दोस्तों यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों ना जानकार जिसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, अज्ञान भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों इसको, ओ दोस्तों अनजान। ना जानकार को हम क्या कह सकते हैं, अनजान, अर्थात जिसको किसी चीज़ के बारे में जानकारी न हो। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बात करें हम, दोस्तों बात करें हम अज्ञानी और ज्ञानी, दोस्तों ये क्या है, ये एक दूसरे क्या दोस्तों, ये एक दूसरे के विलोम है। ज्ञानी और अज्ञानी एक दूसरे के विलोम शब्द है। और दोस्तों बात करें गम्य, अगम्य और गम्य की बात करें, तो दोस्तों जो गम्य, अगम्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों, उसका अर्थ होता है जहाँ न पहुँचा जा सके, जहाँ न पहुँचा जा सके। और गम्य क्या होता है दोस्तों, गम्य कहते हैं जहाँ पहुँचा जा सके, जहाँ पहुँचा जा सके, जहाँ पहुँचा जा सके। ठीक है, आपको दोस्तों इनको भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द बताना है। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों ये चंद्रमा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा द्विज। यानी दोस्तों हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों द्विज किसे कहते हैं, तो दोस्तों द्विज उसे कहते हैं जिसका दोस्तों दो बार जन्म हुआ हो, जिसका क्या हो, दो बार जन्म हुआ, जन्म जिसका दोस्तों दो बार जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं। दोस्तों जैसे जैसे हम ब्राह्मण की बात करें, तो दोस्तों एक तो ब्राह्मण का जन्म कब होता है, जो वो अपनी माँ के पेट से पैदा होता है। और दोस्तों एक दूसरा जन्म कब होता है उसका, जब वो जनेऊ धारण करता है। बात करें दोस्तों द्विज, द्विज और अन्य किस किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, द्विज और अन्य किस किस का अनेकार्थी शब्द है, तो दोस्तों वो किसका होता है, दोस्तों पक्षी का भी होता है, पक्षी का भी द्विज अन्य अनेकार्थी शब्द होता है। और दोस्तों दांत, दांत भी किसका होता है दोस्तों, ये द्विज का ही होता है। द्विज दोस्तों पक्षी का द्विज कैसे बोलेंगे दोस्तों, द्विज एक तो पक्षी का जब अंडे से जन्म होता है, जब माँ के पेट से अंडा निकलता है, मतलब पक्षी के जन्म उससे पेट से वो अंडा निकलता है, एक तो जब जन्म होता है, और एक जब अंडे से बाहर निकलता है। ठीक है। और दोस्तों आपको पता होगा दांत, तो दोस्तों दांत दो बार आते हैं, एक बार दूध के दांत आते हैं और एक बार दोस्तों क्या होते हैं, जो हमारे रियल दांत आते हैं। ठीक है, आपको इनको भी ध्यान रखना है। दोस्तों बात करें हम सोम, दोस्तों सोम, सोम का सोम, दोस्तों सोम का सोम क्या है, तो दोस्तों ये सोम जो है पर्यायवाची है, क्या है दोस्तों, पर्यायवाची है किसका, चंद्रमा का। क्या है दोस्तों, सोम जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है। और दोस्तों बात करें वर्ण, वर्ण के अनेकार्थी क्या होते हैं, तो दोस्तों वर्ण के अनेकार्थी बात करें, तो दोस्तों वर्ण के अनेकार्थी होते हैं, एक तो रंग भी होता है वर्ण का अनेकार्थी, अक्षर भी होता है। ठीक है, अक्षर भी होता है। और दोस्तों एक क्या होती है, जाति भी होती है। ठीक है।
वर्ण और अक्षर रंग क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं वर्ण के। दोस्तों बात करें श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों उत्तम होता है। श्रेष्ठ का अर्थ क्या होता है, उत्तम होता है, या जिसे हम कह सकते हैं सबसे अच्छा। सबसे अच्छा भी किसका होता है दोस्तों, ये सबसे अच्छा भी क्या होता है, श्रेष्ठ का अर्थ होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में प्रत्येक कलंकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करना दोस्तों आपको। तो दोस्तों इसका हमें जो मतलब ये है, इसका जो मतलब जो रेखांकित अंश, ये रेखांकित अंश इसमें दोस्तों दिया नहीं, मैं आपको बता देता हूँ किस वाले का हमें मुहावरा का अर्थ बताना है। तो दोस्तों ये जो है इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा आगे ऊपर चलते हैं, ये वाला। तो दोस्तों ये सब हजम कर जाना, सब हजम कर जाना, हमें इस मुहावरे का हमें जो ये वाक्य में प्रयोग किया गया है कि मोहन ने उसे जितने रुपए उधार दिए वह सब हजम कर गया। तो दोस्तों जो सब हजम कर गया, हमें इसमें क्या दोस्तों, इस मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों सब कुछ हजम कर जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, डकार जाना, यानी दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करें अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है अपनी प्रशंसा अपनी प्रशंसा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। क्या है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है दोस्तों, बात करें मुट्ठी गर्म करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ है रिश्वत देना। क्या हो जाएगा इसका, रिश्वत देना। ठीक है, और दोस्तों हाथ तंग होना, इसका क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है धन की कमी होना। क्या होता है, धन की कमी होना। ठीक है, आपको इनको भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थी है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जब समास होता है इसका विलोम शब्द क्या होता है। तो दोस्तों समास का विलोम शब्द होता है व्यास, यानी कि दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें संधि, तो दोस्तों संधि का जो विलोम शब्द क्या होता है। तो दोस्तों संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। क्या हो जाएगा, विग्रह, यानी कि ये क्या हो जाएगा, संधि का विलोम शब्द विग्रह हो जाएगा। और दोस्तों बात करें विच्छेद, विच्छेद किसे कहते हैं। तो दोस्तों शब्दों को अलग करना क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। जैसे मैं लिखूँ राम, तो दोस्तों राम का यदि मैं विच्छेद करूँ तो कैसे करूँगा, रे धन जमा आ धन मैं धन प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, विच्छेद हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का खाली जगह दिया। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया दोस्तों, पाठ दिया, संदेश दिया, उपदेश दिया, शिक्षा दिया। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया दोस्तों, उपदेश दिया, यानी कि दोस्तों सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इसमें जो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, तो दोस्तों वो हो जाएगा पदित, यानी कि दोस्तों हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों जो पदित है ये किसका तत्सम है, ये किसका तद्भव है दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रीत, जो हमारा क्या है प्रतीत, इसका क्या है दोस्तों, ये तद्भव है। यानी कि प्रीत क्या है दोस्तों, यहाँ पर तत्सम है हमारा, और प्रीत का तद्भव क्या हो जाएगा, प्रतीत हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों प्रतीत और पृथ्वी में ये क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम शब्द है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अंगरक्षक। एक मैं दोस्तों तत्सम लिख लेता हूँ, एक मैं तद्भव लिख देता हूँ। ठीक है, तत्सम और इधर क्या हो जाएगा, तद्भव। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना। जैसे आपसे पूछ लिया अंगरक्षक, अंगरक्षक, तो दोस्तों अंगरक्षक जो है इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका हो जाएगा अंगरखा, अंग अंगरखा, अंगरखा हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपसे पूछ लिया आखेट, आखेट तत्सम है, तो और दोस्तों इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो जो इसका हो जाएगा अहेर। क्या हो जाएगा, अहेर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ लिया अक्षी, अक्षी, अक्षी का तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों, अक्षी का हो जाएगा आँख। ठीक है, और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले इक्षु, इक्षु, इक्षु को तत्सम, इक्षु को तद्भव क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा ईख। आपको इन्हें भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने या स्वीकृत का प्रस्ताव था। यानी कि कहना चाहता है
कि किस वर्ष हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों वो 14 सितंबर 1949, यानी कि दोस्तों हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों आप सभी को पता है हिंदी क्या है हमारी। तो दोस्तों हमें हिंदी हमारी क्या है दोस्तों, राजभाषा है। क्या है हमारी, राजभाषा है, न कि दोस्तों राष्ट्रभाषा है। ठीक है। और दोस्तों जो 14 सितंबर को हिंदी को क्या हमारा राजभाषा घोषित किया गया, तो दोस्तों इसलिए हम 14 सितंबर को क्या बनाते हैं हम, तो दोस्तों हम हिंदी दिवस के रूप में क्या बनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में बनाते हैं 14 सितंबर को। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। बात करें दोस्तों 10 जनवरी को, 10 जनवरी को दोस्तों हम क्या बनाते हैं, तो दोस्तों 10 जनवरी को बनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। क्या बनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस बनाते हैं। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस बनाते हैं 10 दिसंबर को। क्या बनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस। दोस्तों बात करें 21 फरवरी को, 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो दोस्तों वो मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं किसको, 21 फरवरी को। दोस्तों आपको इनको भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कंठीय ध्वनि है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो कंठीय ध्वनि हमारी कौन सी है, तो दोस्तों वो है हमारी कै, यानी कि दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब दोस्तों कंठीय ध्वनि हमारी जो कौन कौन सी होती हैं, तो दोस्तों हमारा कै होती है, ख होती है, ग होती है, घ होती है, अंगा होती है, आगे दोस्तों ए होती है, आ भी दोस्तों हमारी कंठीय ध्वनि होती है दोस्तों। और दोस्तों विसर्ग, दोस्तों विसर्ग क्या होती है, हमारी कंठीय ध्वनि होती है। दोस्तों इनको ध्यान रखना है आपको। दोस्तों बात करें ध्वनि, दोस्तों ध्वनि किसे कहते हैं, तो दोस्तों हम कहें ध्वनि, दोस्तों ध्वनि का जो लिखित रूप है, दोस्तों ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, तो दोस्तों ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, दोस्तों वो कहलाता है वर्ण। और दोस्तों कई वर्ण मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो दोस्तों वो अक्षर का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, अक्षर का निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों आप सबसे पहले जानते हैं स्वर संधि कौन सी होती है। तो दोस्तों जो स्वर का मेल जब दोस्तों स्वर से हो तो हमारी कौन सी संधि होती है, तो दोस्तों हमारे वहाँ स्वर संधि होती है। अब दोस्तों बात करें अतएव, अतएव का यदि मैं संधि विच्छेद करूँ तो वो किस प्रकार बना है, तो दोस्तों अत विसर्ग प्लस एव, इससे मिलकर बना है। तो यानी कि विसर्ग संधि हो जाएगी। सदाचार, सदाचार का संधि विच्छेद करें तो दोस्तों क्या बना है, सत धन आचार, सत धन आचार से मिलकर बना है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगी, इसमें दोस्तों व्यंजन संधि हो जाएगी। तपोगुण, तपोगुण का संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, तप विसर्ग गुण, तो इसमें क्या हो जाएगी दोस्तों, गुण संधि हो जाएगी। और दोस्तों बात करें रजनीश, रजनीश का संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगी, तो दोस्तों रजनी, रजनी प्लस ईस, तो क्या बन जाएगी, यानी कि इसमें क्या हुआ दोस्तों, यानी कि इसका ई और दोस्तों बड़ी, इसका बड़ी ई, इसका बड़ी ई मिलकर क्या बना, बड़ी ई बन गया। और दोस्तों जब ई, मैंने क्या कहा दोस्तों, जब स्वर का मेल स्वर से तो वहाँ कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। इसका मतलब दोस्तों हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि रजनीश में कौन सी संधि है, स्वर संधि है। ठीक है दोस्तों। बात करें संधि, संधि दोस्तों संधि, संधि कितनी प्रकार की, स्वर संधि, दोस्तों बात करें स्वर संधि तो वो कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। जबकि संधि कितनी प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। आपको इन पॉइंटों को भी याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों प्रख्यात, अब दोस्तों बात करें उपसर्ग, उपसर्ग दोस्तों किसे कहते हैं, तो दोस्तों उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके क्या करते हैं दोस्तों, अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वो क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब दोस्तों बात करें उपसर्ग प्रख्यात में, तो दोस्तों प्रख्यात में मूल शब्द क्या है, ख्यात है। और दोस्तों इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, तो दोस्तों इसमें प्रत्यय उपसर्ग लगा है। यानी कि दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों इसमें रूपक अलंकार, यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब दोस्तों रूपक अलंकार जो होता है इसकी क्या पहचान होती है, तो दोस्तों जहाँ उपमेय, दोस्तों जहाँ उपमेय, दोस्तों जहाँ उपमेय और उपमान, दोस्तों जहाँ उपमेय और उपमान
उपमान, दोस्तों जहाँ उपमेय और उपमान में क्या होता है, कोई भेद रहित आरोप नहीं होता है, यानी कि दोस्तों क्या होते हैं, दोनों एक होते हैं। और दोस्तों जो उपमेय और उपमान है ये क्या होते हैं दोस्तों, ये योजक चिन्ह के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। योजक चिन्ह के साथ क्या होते हैं दोस्तों, जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों वहाँ कौन सा अलंकार होता है हमारा, रूपक अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, बात करें हम उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की क्या पहचान होती है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, उपमेय, दोस्तों उपमेय और दोस्तों उपमेय की, इसमें क्या होता है दोस्तों, उपमेय की उपमान, उपमेय की क्या होती है दोस्तों, उपमेय की उपमान से क्या होती है दोस्तों, तुलना होती है। और उपमेय उपमान की तुलना होती है। और दोस्तों इसमें योजक चिन्ह, इसमें दोस्तों योजक चिन्ह के साथ क्या होते हैं, सा, से, सा, सी, से, सरिस आदि शब्द आते हैं। तो दोस्तों वहाँ को आदि शब्द आते हैं। तो दोस्तों वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ हमारा उपमा अलंकार होता है। दोस्तों बात करें श्लेष अलंकार, तो दोस्तों श्लेष अलंकार की वहाँ पहचान ये होती है, जब एक शब्द के साथ क्या होता है दोस्तों, जब एक शब्द के साथ, एक शब्द के साथ क्या होते हैं दोस्तों, अनेक अर्थ जुड़े होते हैं, तो वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों श्लेष का अर्थ भी क्या होता है, चिपकना होता है। ठीक है दोस्तों, बात करें उत्प्रेक्ष अलंकार की पहचान क्या होती है, तो दोस्तों जब वाक्य में जा, मानो, जनु, जनाओ आदि शब्द आए तो वहाँ कौन सा होता है, हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विभानु, विभानु, विभावनु, भाव्य, विचार्य, संयोग, धनुष, निष्पत्ति किस आचार्य का विचार है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों ये किसका विचार है, तो दोस्तों ये भरत मुनि का, यानी दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, दोस्तों बात करें हम भरत मुनि। दोस्तों भरत मुनि के अनुसार अलंकार कितने माने गए हैं, तो भैया अलंकार, दोस्तों भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो दोस्तों वो कितनी मानी गई है, 8 मानी गई है। जबकि दोस्तों रसों की संख्या कितनी है, 9 है। और 9वां रस किसे माना गया है, तो भैया वो माना गया शांत रस को। कौन सा माना गया, शांत रस को, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों एक छंद में कितने चरण होते हैं, तो भैया एक छंद में होते हैं 4 चरण, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अठ कोना में कौन सा समास है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों अठ कोना यानी कि 8 कोना, यानी कि 8 कोना में, 8 कोना में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें दोस्तों हमारा द्विगु समास, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों द्विगु समास की क्या पहचान होती है, तो दोस्तों द्विगु समास की पहचान होती है जब पहला पद संख्यावाची हो और दोस्तों अंतिम पद क्या हो, उत्तर पद हो, तो वहाँ द्विगु समास होता है। बहुविधि समास कहाँ होता है भैया, तो दोस्तों बहुविधि समास वहाँ होता है जब पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करें, तो वहाँ क्या होता है, बहुविधि समास होता है। जैसे जैसे आपसे वो दोस्तों कह लगे, आपसे बोले गजानन, गजानन किसका होता है, हाथी को कहते हैं, सॉरी। जैसे दोस्तों आपसे बोले दशानन, क्या होता है, दशानन, दशानन, दशानन किसका होता है दोस्तों, रावण को कहते हैं। द्वंद्व समास की पहचान, तो दोस्तों द्वंद्व समास कहाँ पर होता है, जब दोनों पद प्रधान हो तो वहाँ क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे माता और पिता, इसमें क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, अपने दोनों मतलब दोनों क्या होते हैं, इसमें प्रमुख होते हैं। तत्पुरुष समास, दोस्तों तत्पुरुष समास, दोस्तों तत्पुरुष समास हमारा वहाँ पर होता है जब उत्तर पद प्रधान हो और दोस्तों कारक विभक्ति का क्या हो दोस्तों, वहाँ पर लोप हो। जैसे 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 मैं कह लूँ दोस्तों राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, तो इसको लिख दूंगा राजपुत्र, राजपुत्र। तो दोस्तों राजपुत्र में क्या हुआ, इसमें का विभक्ति का लोप होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हे भाई मुझे बचाओ इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संबोधन कारक है। इसमें कौन सा कारक है, इसमें संबोधन कारक है। तो दोस्तों संबोधन कारक की पहचान क्या होती है, जब वहाँ विस्मोदिवाचक जो चिन्ह होता है ना, वो किसकी पहचान होती है, संबोधन कारक की, या किसको संबोधित करना, तो दोस्तों वहाँ पर कौन सा था, संबोधन कारक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में योजक चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है।
दोस्तों जो योजक चिन्ह है वो कौन से है, यानी कि दोस्तों हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो दोस्तों दो शब्दों को जोड़ने के लिए क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे द्वंद्व समास में मैंने पीछे बताया था, ठीक है, जैसे माता पिता, सुख दुख धीरे, इनके बीच में क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। दोस्तों बात करें ऑप्शन ए, ये इसमें कौन सा चिन्ह है दोस्तों, ये तो दोस्तों ये किस कौन से चिन्ह की पहचान है, तो दोस्तों ये है लोप चिन्ह। कौन सा चिन्ह है ये, इसे कहते हैं हम लोप चिन्ह। अब दोस्तों इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो दोस्तों वाक्य में कुछ अंश अंश छोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सी सी जो है इसको तो आप पता ही होगा ये कौन सा चिन्ह है, तो दोस्तों ये है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। और दोस्तों ऑप्शन डी, इसमें कौन सा चिन्ह है, तो दोस्तों ये है निर्देशक चिन्ह। ये क्या होता है दोस्तों, और दोस्तों ये होता है योजक चिन्ह। ये दोस्तों योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, इसे कहते हैं योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, इसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो भाई इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है किसी बात का विवरण देने के लिए, किसी बात का विवरण देने के लिए, किसी बात का विवरण देने के लिए या संवाद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों वो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षक संज्ञा का, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो शिक्षा का संज्ञा कौन सा प्रकार है, तो दोस्तों वो है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा क्या पहचान होती है, अर्थात जिसके जैसे और हों। जैसे शिक्षक है तो दोस्तों शिक्षक के जैसे और हो जाएंगे, जैसे मैं कह लूँ कुत्ता, तो दोस्तों कुत्ता भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, अर्थात जिसके जैसे और हों, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा वहाँ होती है जो समूह का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो अपने में या दुनिया में क्या होती है, अकेली होती है। जैसे ताजमहल है तो क्या ताजमहल के जैसे और ताजमहल है, नहीं है, तो यानी कि वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा हमारी वहाँ होती है जो गुण भाव का बोध कराती है, अर्थात जिसे दोस्तों ये एरर से होती है, एक वचन होती है। और दोस्तों इसको हम क्या, हम छू नहीं सकते, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी होगा, ठीक है, ईमानदारी, भूख, प्रेम, वीरता, ये सभी क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर दिरपा सत्स ने किया था, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों क्रमवाचक जो विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी यानी कि दूसरा। तो दोस्तों क्रम जो क्रम को दर्शाता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, यानी क्रम। जैसे आप लाइन में खड़े हो जाते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे काउंट कहते हैं ना, तो वो क्रम को दर्शाता है। दोस्तों बात करें 3 और 2, ये क्या है, तो दोस्तों ये हैं गुणवाचक। वो दोस्तों ये कौन से हैं, तो दोस्तों ये कौन से हैं, ये हमारे गणनावाचक, गणनावाचक है। क्या है दोस्तों ये हमारे गणनावाचक, गणनावाचक, क्योंकि क्या होते हैं, निश्चित संख्या को दर्शाते हैं। जबकि बात करें चौगुना, चौगुना कौन सा विशेषण है, तो दोस्तों चौगुना में आवर्ती, इसमें क्या होती है दोस्तों, आवर्ती हो रही है। इसमें क्या होती है, चौगुना में क्या होती है, आवर्ती हो रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे हम आवर्ती विशेषण भी कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो क्रिया अभी हो रही है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, यानी कि जो अब क्रिया हो रही है, जैसे मैं अब पढ़ा रहा हूँ, तो ये जब क्रिया हो रही है तो क्या ये क्रिया पूरी हो गई, नहीं, यानी कि क्रिया अभी जारी है, तो यानी कि ये क्रिया क्या हो जाएगी, अपूर्ण क्रिया हो जाएगी। यानी कि दोस्तों हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में कई बार पूछा गया है, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैं आपके विचारों से असंत सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों मैं आपके विचारों से असंत, असंत माने होता है पूर्णतः, असंत माने होता है पूर्णतः, यानी कि मैं आपके विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। तो यानी पूर्णतः से मतलब ये क्या होता है दोस्तों, एक मात्रा दर्शा रहा है, यानी पूर्णतः सहमत हूँ, तो यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों कालवाचक विशेषण कहाँ होता है, तो दोस्तों जो समय का बोध कराता है। और दोस्तों रीतिवाचक विशेषण दोस्तों जो क्रिया की विशेषता बताता है, यानी क्रिया किस प्रकार हो रही है, ठीक है। और दोस्तों स्थानवाचक विशेषण कहाँ होता है, जो स्थान का बोध कराता है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो ये कह रहा है दोस्तों छूना मना है, यानी कि मना है यानी कि क्या कर रहा है ये एक नकारात्मक, मतलब ये नेगेटिव सेंस को दर्शा रहा है, यानी कि दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जब क्रिया क्या होती है दोस्तों, कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया क्या होती है दोस्तों, क्रिया का जो लिंग है वो कर्ता के अनुसार हो, तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है। तो दोस्तों वहाँ कौन सी होती है, वहाँ कर्तृवाच्य होती है। कौन सी होती है, कर्तृवाच्य होती है, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्रमवाचक क्या होता है वहाँ पर, तो दोस्तों जब क्रिया क्रम के अनुसार हो, यानी कि क्रिया का जो परिवर्तन है वो क्रम के अनुसार हो, तो वहाँ क्रमवाच्य होगा। और दोस्तों बात करें भाववाच्य, तो दोस्तों जहाँ कार्य करने में असमर्थ दर्शाई जाए, ठीक है, कि उससे चला नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जा सकता, वह खा नहीं सकता, तो दोस्तों जहाँ क्रिया की असमर्थता दर्शाई जाए, यानी क्रिया के होने को ना दर्शाया जाए, तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है दोस्तों, वहाँ हमारा कौन सा वाच्य होता है, वहाँ हमारा भाववाच्य होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप गाएं तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल की बोध करा रही है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हेतु हेतु भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हेतु हेतु भविष्य काल कब होता है, तो दोस्तों जब भविष्य में एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करे। अब दोस्तों ये आप गाएं तो मैं नाचूं, यानी कि भविष्य की बात है, यदि आप गाओगे तभी मैं नाचूंगा, यानी कि उसका नाचना आपके गाने पर निर्भर हो गया, तो ये क्या है, भविष्य की बात है। तो वहाँ क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मत भविष्य हो जाएगा। हेतु हेतु भूत मत भूत क्या हो जाएगा, जब बीते काल में एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करता हो, तो वो वहाँ का हो जाएगा हेतु हेतु मत भूत काल हो जाएगा। जैसे जैसे यदि तुम पढ़ाई करते तो पुलिस में लग जाते, यानी कि उसने पढ़ाई करनी नहीं, अगर वो पढ़ाई कर लेता हो सके लग जाता। तो ये क्या हुआ था, ये बीते काल में एक वाक्य का दूसरे वाक्य पर निर्भर होना दर्शा देगा। अब दोस्तों अपूर्ण वर्तमान तो आप जानते होंगे, जब कार्य क्या होता है, जब पूर्ण ना हो, और सामान्य वर्तमान काल जो चल रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं आवर्ती मूलक पक्ष होता क्या है। ठीक है, आवर्ती मूलक पक्ष दोस्तों जब क्रिया क्या होती है, जब दोस्तों क्रिया बार बार हो, ठीक है, या तो क्रिया बार बार हो या स्वयं आदि का बोध कराती हो, या तो क्रिया बार बार हो या स्वभाव, क्या है, किसी के स्वभाव या किसी की आदत का बोध कराती हो, तो वहाँ आवर्ती मूलक पक्ष होता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे जो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है हमें, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ये कैसी क्रिया हो जाएगी, तो भैया ये तो कैसी हो जाएगी, ये तो क्रिया जारी है, यानी कि अपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये तो होगा नहीं। दूसरा है किताब अलमारी में है, तो दोस्तों किताब अलमारी में ये क्या है, ये किताब की स्थिति को दर्शा रही है, तो ये भी नहीं हो जाएगी। माँ खाना बनाती है, तो माँ खाना बनाती है, ये क्या है, ये क्रिया बार बार होती है। अब माँ है, माँ खाना ऐसे तो होने का एक दिन बना दिया, एक दिन छः दिया, एक दिन बना दिया। मम्मी तो रोज़ खाना बनाती है, आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं, तो मम्मी तो रोज़ खाना बनाती है, तो ये क्या हो रही है, ये क्रिया बार बार हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बात करें उसने गीत सुना दिया, अब उसने गीत सुना दिया, तो यहाँ क्रिया कैसी होगी, यहाँ तो क्रिया पूर्ण होगी, यानी कि कार्य क्या होगा, समाप्त होगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब वीडियो को लाइक करके जाना भाई, एक आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी एक हक बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं, और भैया चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई लाइक तो देखो आपको करके जाना चाहिए, देखो मैंने इतनी मेहनत करी आपके लिए, तो आपका भी हक बनता है कि आप एक लाइक कर दें। ठीक है, और अपने यार दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दो यार, आपकी ना जाने आपकी वजह से उनका कुछ भला हो जाए। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।